नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको आज दिन भर से जुड़ी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। असम, केरलम, पुदुचेरी की 296 विधानसभा सीटों पर हुआ बम्पर मतदान। पिछले चुनाव का टूटा रिकॉर्ड। लोकतंत्र के महापर्व में मतदाताओं ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। जनता के साथ साथ दिग्गजों ने भी किया मताधिकार का प्रयोग। हिमंता बिस्वा शर्मा, पिनराई विजयन और एन रंगास्वामी समेत कई बड़े नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद। सभी ने किया अपनी अपनी जीत का दावा। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल के रण में भरी हुंकार। जनता से किए 6 गारंटी के वादे। बोले अब भर चुका है टीएमसी के पापों का घड़ा। 4 मई के बाद बंगाल विकास के नए युग में करेगा प्रवेश। पश्चिम एशिया तनाव के बीच भारत की कूटनीतिक सफलता। 15,000 टन से अधिक एलपीजी लेकर भारत पहुंचा जहाज ग्रीन आशा। देश में ईंधन और एलपीजी सप्लाई पूरी तरह सामान्य। एक दिन में 51 लाख से ज्यादा सिलेंडर्स की हुई डिलीवरी। और ट्रंप ने ईरान को फिर धमकाया। कहा असली संघर्ष विराम समझौते पर अमल नहीं हुआ तो फिर शुरू होगा युद्ध। ईरानी राष्ट्रपति ने कहा एक्शन हुआ तो मिलेगा भरपूर जवाब। लेबनान पर इजरायल के लगातार हमलों से टूटने की कगार पर ईरानी संघर्ष विराम। और महिला आरक्षण को लागू करने से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा के बाद उसे पारित कराने के लिए 16 अप्रैल को विशेष सत्र। प्रधानमंत्री ने बताया समय की मांग। सभी दलों से समर्थन की अपील करते हुए कहा अब इस निर्णय को और टाला नहीं जा सकता। और सुर्खियों के बाद आइए समाचार में खबरों की शुरुआत करते हैं चुनावी राज्यों से जुड़ी खबरों के साथ। असम में लोकतंत्र के इस महापर्व में जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पिछले सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। असम में 85% से अधिक मतदान हुआ। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा से लेकर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और कांग्रेस नेता गौरव गोगोई तक सभी दिग्गजों ने मतदान कर जीत के अपने अपने दावे भी ठोक दिए हैं। तो अब नजरें टिकी हैं 4 मई पर, जब साफ होगा कि जनता का जनादेश किसके पक्ष में गया है। भारतीय लोकतंत्र को मजबूती देती ये लंबी लंबी कतारें। ये नजारा है असम विधानसभा चुनाव का। यहाँ जनमत के लिए लोगों का उत्साह देखने को मिला। राज्य की 126 विधानसभा सीटों के लिए सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान और केंद्रों पर लंबी लंबी लाइन देखने को मिली। फर्स्ट टाइम वोटर्स में भी खूब जोश नजर आया। मतदान के साथ ही प्रदेश के 722 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। असम में जनता के साथ राज्य के दिग्गजों ने भी मतदान किया। प्रदेश के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपने परिवार के साथ कामाख्या देवी मंदिर में पूजा अर्चना कर मतदान किया। वहीं डिब्रूगढ़ में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मतदान केंद्र में अपना वोट डाला और भाजपा की जीत का दावा किया। चुनाव का दिन मां कामाख्या का दर्शन करने का सौभाग्य हुआ। असम का मंगल हो, असम का जनता आगे बढ़े, यही मां का समक्ष प्रार्थना रखा। 100 के आसपास विथ आवर एलाइज हमारा सीट हमें मिलेगा, क्योंकि जनता ने जिस हिसाब से हमारे प्रसार अभियान में भाग ली है, बड़े आनंदित होके, और सब लोगों ने कहा आप लोगों ने बहुत पिछले 10 साल में काम किया। वहीं असम कांग्रेस के अध्यक्ष और जोरहाट विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार गौरव गोगोई ने भी मतदान कर कांग्रेस की जीत का दावा ठोका। मुझे लगता है कि असम के लोग असम के हित में एक निर्णायक भूमिका लेंगे। एक नई असम, सशक्त और लोकतांत्रिक असम, अमन और चैन का असम। इस बार चुनाव आयोग ने पोलिंग बूथों पर मतदाताओं के लिए खास इंतजाम भी किया है। गुवाहाटी के
मॉडल पोलिंग बूथ पर है। ये मॉडल पोलिंग बूथ टीसी गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मतदाताओं के स्वागत के लिए इसे खूबसूरत तरीके से तो सजाया ही गया है, रेड कारपेट बिछाई गई है, वेटिंग एरिया बनाया गया है। अगर यहाँ पर देखें तो माताओं के लिए अपने बच्चों को छोड़ने के लिए और आसानी से वो मतदान कर सके, ऐसा एक खेलने कूदने के लिए स्थान भी निर्मित किया गया है। 4 बार के विधायक और वर्तमान में डिब्रूगढ़ सदर सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रशांत फुकन ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया तो दिवंगत गायक जुबिन गर्ग की पत्नी गरिमा सेकिया गर्ग और उनकी बहन पाम बोर ठाकुर ने भी लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लिया। ये मतदान मतलब सबका एक कर्तव्य है, एक दायित्व है सब, इसीलिए इट इज़ आवर ड्यूटी टू कास्ट अ वोट। इसीलिए शरीर असुस्त है फिर भी हम आए हैं अपना वोट दान करने के लिए और कर दिया, वोट दान हो गया। असम की जनता ने मतदान कर अपना फैसला तो सुना दिया है, लेकिन किसके सिर सजेगा ताज ये तो 4 मई को चुनाव परिणाम आने पर ही पता चलेगा। ब्यूरो इनपुट के साथ अश्वनी मिश्र और अमरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केरलम में आज हुए विधानसभा चुनाव के मतदान में पिछली बार के रिकॉर्ड्स भी टूट गए और केरलम के मतदाता बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे और भी शानदार इसे बना दिया इस जनादेश ने। केरलम में 78% से ज्यादा मतदान हुआ। राज्य की 140 सीटों पर आज मतदान हुआ, जिन पर 883 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं 30 विधानसभा सीटों वाली पुदुचेरी में भी बम्पर मतदान देखने को मिला है। राज्य में करीब 90% मतदान दर्ज किया गया। केरलम और पुदुचेरी में जनता ने बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया। केरलम विधानसभा की 140 सीटों और पुदुचेरी विधानसभा की 30 सीटों पर भारी मतदान हुआ। मतदान के लिए अपनी बारी का इंतजार करते लोग बेहद उत्साहित नजर आए। केरल में सुचारू रूप से मतदान के लिए बनाए गए 30,471 मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। केरलम के सीएम पिनराई विजयन ने कन्नूर में आरसी अमला बेसिक अपर प्राइमरी स्कूल में वोट डाला तो राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने भी तिरुवनंतपुरम के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। केरलम भाजपा के अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने तिरुवनंतपुरम के जवाहर नगर नर्सरी एलपी स्कूल में वोट डाला। राजीव चंद्रशेखर आम लोगों की तरह लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। राजीव चंद्रशेखर नेमम सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अपना वोट डाला और दावा किया कि ये लड़ाई सिर्फ एलडीएफ और यूडीएफ के बीच है। BJP is not a factor, you have to understand. This is a state where BJP is a zero-seat party in the assembly. To even mention them in the same breath is an excessive compliment. It is a fight between an incumbent LDF government and a challenging UDF. तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एके एंटनी ने गवर्नमेंट CHS जगाथी में मतदान किया। CPIM के महासचिव MM बेबी ने भी अपना वोट डाला और लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के लिए सफलता की उम्मीद जताई, तो वहीं तिरुवल्ला के भाजपा प्रत्याशी अनूप एंटोनी ने मथुर के सरकारी विद्यालय में मतदान किया। मैंने इनफैक्ट एक स्ट्रैटेजिक एक प्रॉपर मास्टर प्लान तैयार करके सामने रखा है जनता के। उसमें हर कुछ है, जैसे ये तिरुवल्ला शहर का डेवलपमेंट, रीडेवलपमेंट कैसे हो, हमारे युवाओं को 5000 युवाओं को नौकरी देने का मैंने वादा किया हुआ है, महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए मैंने काफ़ी चीज़ें बताया हुआ है। वहीं पुदुचेरी की 30 विधानसभा सीटों के लिए मतदाताओं में भारी उत्साह नजर आया। आम जनता के साथ साथ प्रदेश के बड़े चेहरों ने भी मतदान किया। पुदुचेरी के सीएम एन रंगास्वामी वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ तक मोटरसाइकिल से पहुंचे। पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने डीएमएस कार्यालय में अपना वोट डाला, तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राजभवन विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार वीपी रामलिंगम ने भी मतदान किया। पुदुचेरी के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता वी नारायण स्वामी ने VOC सरकारी स्कूल स्थित मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला और प्रदेश में इंडी गठबंधन की सरकार बनने का दावा किया। वोटिंग के दौरान रंग बिरंगी झलकियां भी देखने को मिली। पुदुचेरी के एक पोलिंग स्टेशन पर साड़ी पहने नीला नाम के एक रोबोट ने मतदाताओं का स्वागत किया। केंद्र शासित प्रदेश के चुनाव में रोबोट के स्वागत करने के अंदाज ने मतदाताओं का मन मोह लिया। ब्यूरो इनपुट्स के साथ केरलम से नीरज सिंह और पुदुचेरी से विशाल बैरिस्टो की रिपोर्ट, DD न्यूज।
बंगाल के चुनावी रण में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 चुनावी रैलियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ममता बनर्जी और टीएमसी सरकार पर हमलावर नजर आए तो भाजपा की डबल इंजन सरकार के द्वारा विकास का खाका भी उन्होंने खींचा। प्रधानमंत्री मोदी ने घुसपैठियों के समर्थन को लेकर ममता बनर्जी को घेरा तो परिवर्तन के बाद निर्मम सरकार को उखाड़ फेंकने की हुंकार भी भरी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज बंगाल की जनता के साथ 6 गारंटी का वादा किया, जिसके तहत बंगाल की जनता को भय मुक्त व्यवस्था से लेकर विकास की गारंटी दी गई। सबका साथ, सबका विकास और जिन्होंने बंगाल को लूटा है, सबका हिसाब होगा। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक के बाद एक कुल 3 रैलियां। तीनों रैली में एक ही विश्वास, ममता की विदाई वैसे ही होगी जैसे साल 2021 में नंदीग्राम से हुई थी। जो कमाल 5 साल पहले नंदीग्राम ने किया था, इस बार वही हाल भवानीपुर में भी होने जा रहा है। तमलोक की रैली में उन्होंने कहा कि जैसा माहौल पश्चिम बंगाल में लग रहा है, परिवर्तन तय है। ये परिवर्तन की आंधी है। ये टीएमसी की निर्मम सरकार के जाने का ऐलान है। पालटानो दरकार, पालटानो दरकार, पालटानो दरकार, पालटानो दरकार। पश्चिम बंगाल में शासन स्तर तक भ्रष्टाचार, कट कमीशन और सिंडिकेट के आरोप प्रधानमंत्री ने अपनी रैलियों में लगाए। उन्होंने कहा कि ऐसे हालात में राज्य में भय का माहौल है, जबकि इंडस्ट्री और निवेश के लिए भरोसे का माहौल चाहिए। सरकारी योजनाओं में सिंडिकेट का भय, धार्मिक यात्रा निकालने में पत्थरबाजी और बमबाजी का भय, चुनाव में आपका वोट कब जाने का भय, विपक्षी कार्यकर्ताओं की राजनैतिक हत्या का भय। बंगाल में अब टीएमसी का भय नहीं, भाजपा का भरोसा चलेगा। पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, दुष्कर्म और एसिड अटैक की घटनाओं पर प्रधानमंत्री ने दुख जताया। उन्होंने बंगाल की जनता को विश्वास दिलाया कि 4 मई के बाद भाजपा की राज्य में सरकार बनेगी और मोदी की 6 गारंटियां लागू होंगी, जिसके बाद राज्य में भय नहीं, भरोसे का माहौल होगा। सिस्टम ज्यादा जवाबदेह बनेगा और भ्रष्टाचार, रेप की सभी फाइलें खोली जाएंगी। भ्रष्ट मंत्री हो या संतरी, सबका हिसाब होगा। वहीं शरणार्थियों को हक मिलेगा। साथ ही राज्य कर्मचारियों को 7वां वेतन आयोग का लाभ भी मिलेगा। मैं बंगाल के लोगों से एक वायदा करता हूं, बंगाल में बीजेपी सरकार बनते ही घुसपैठ के मददगार लोगों के खिलाफ एक विशेष जांच बिठाई जाएगी। पश्चिम बंगाल में डबल इंजन सरकार तेज विकास करेगी। इसी भरोसे के साथ प्रधानमंत्री ने निर्मम सरकार की राज्य की सत्ता से विदाई करने का आह्वान किया। राज्य विधानसभा की 294 निर्वाचन क्षेत्रों में 2 चरणों के लिए 23 और 29 अप्रैल को मतदान होगा, जिसमें से पहले चरण में कुल 152 सीटें शामिल हैं। पश्चिम बंगाल से शैलेंद्र, उर्मिलेश और प्रसेनजीत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसमें कांग्रेस ने सभी के लिए न्यूनतम समर्थन आय, हर परिवार को हर महीने 2000 रुपये देने, 300 दिनों में 3 लाख सरकारी नौकरियां देने समेत कई वादे किए हैं।
वहीं पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल चरम पर है। अलग अलग जगहों से घटनाएं सामने आ रही हैं और नेता लगातार एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। उत्तर 24 परगना के पानीहाटी में भाजपा उम्मीदवार रत्ना देवनाथ के साथ दुर्व्यवहार की खबर आई है। चुनाव को लेकर नेताओं के दौरे बढ़ गए हैं, बयानबाजी तेज है और जमीनी मुद्दे भी अब खुलकर सामने आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान चरम पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम दलों के स्टार प्रचारक जनता के बीच जोरदार अंदाज में अपनी बात रख रहे हैं। राज्य में अवैध घुसपैठ को लेकर जिस तरह से प्रधानमंत्री ने गुरुवार को ममता सरकार को घेरा, तो ममता बनर्जी तिलमिला उठी और एक बार फिर भाषा की मर्यादा को पार करती नजर आईं। सीमा को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी में कौन है? केंद्र सरकार। बीएसएफ और कस्टम्स किसके अधीन है? केंद्र सरकार के। तो जब सब कुछ आपके ही हाथ में है, फिर घुसपैठिया आप किसे कह रहे हैं? आप लोगों जैसा घुसपैठिया कोई नहीं है। अगर कोई बंगाली भाषा में बात करे तो वो घुसपैठिया हो गया। चुनावी माहौल के बीच सियासी बयानबाजी भी लगातार बढ़ रही है। हुगली के सिंगूर में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने टाटा नैनो प्रोजेक्ट की जमीन का दौरा किया। उन्होंने कहा कि यहाँ न खेती हो रही है और न ही उद्योग आया है। उन्होंने इसे राज्य सरकार की विफलता का प्रतीक बताया। जिस सिंदूर आंदोलन के सहारे ममता दीदी सत्ता की सीढ़ियां चढ़ के सिंहासन पर पहुंची, सिंगूर को ही भूल गई। वो यहाँ के किसानों को वचन दिया था, वादा किया था, लेकिन वचन पूरा नहीं किया, वादा निभाया नहीं। वो जमीन अभी वैसी की वैसी पड़ी हुई है, ना तो उसमें खेती हो रही है और न वहाँ इंडस्ट्री लगी। किसान ठगा सा महसूस कर रहा है। तो वहीं टीएमसी ने भी चुनाव के दौरान बीजेपी पर 1000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया। चुनाव प्रचार के साथ ही पश्चिम बंगाल में हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। उत्तर 24 परगना के पानीहाटी में बीजेपी उम्मीदवार और मेडिकल कॉलेज रेप मर्डर केस की पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ के साथ तृणमूल समर्थकों ने दुर्व्यवहार किया। इस घटना ने एक बार फिर बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा और चुनाव के दौरान राजनीतिक हिंसा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। रत्ना देवनाथ के साथ नामांकन के दौरान मौजूद पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इस मुद्दे पर टीएमसी पर निशाना साधा। ये शर्म की बात है कि टीएमसी के गुंडे न सिर्फ इनको परेशान करते हैं बल्कि इनको अपमानित भी करते हैं। वाकई में अगर टीएमसी न्याय चाहती थी तो इस बेटी को न्याय क्यों नहीं दिलवाया? क्यों इस मां का अपमान आज भी, जब वो अपने लोकतांत्रिक अधिकार का निर्वहन कर रही हैं, तब टीएमसी के गुंडे फिर भी क्यों इस महिला को परेशान करते हैं, अपमानित करते हैं? इसका जवाब टीएमसी के गुंडों की जो संरक्षक है उनको देना पड़ेगा। वहीं नंदीग्राम में भाजपा प्रत्याशी शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ टीएमसी उम्मीदवार पवित्र कर पर एफआईआर दर्ज हुई है। गत 6 अप्रैल को भाजपा समर्थक बुद्धदेव गिरी की पिटाई के आरोप में पवित्र कर और उनके समर्थकों के खिलाफ नंदीग्राम में शिकायत दर्ज कराई गई थी। ब्यूरो इनपुट के साथ सौरभ दत्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल के बीच हिंसा और डर का साया एक बार फिर गंभीर नजर आ रहा है। नंदीग्राम और पानीहाटी से आई 2 अलग अलग घटनाओं ने राज्य में सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। महिलाओं के साथ हिंसा और राजनीतिक दुर्व्यवहार के आरोपों के बीच चुनाव आयोग भी अब एक्शन में है। पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे चुनाव की तारीख करीब आ रही है, हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। बीते 2 दिनों में राज्य के 2 अलग अलग हिस्सों से आई तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। पहली तस्वीर हाई वोल्टेज नंदीग्राम सीट की है, जहां 2021 में ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी के बीच कांटे की टक्कर हुई थी। आरोप है कि चुनाव के बाद भाजपा को वोट देने वाली महिलाओं पर हमले किए गए। हाल ही में राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल नंदीग्राम पहुंचे और पीड़ित महिलाओं से बातचीत की, लेकिन 5 साल बाद भी महिलाओं के मन से उस खौफनाक घटना का डर नहीं निकला है। ওদের মুখে মানে কি বলবো, যদি পেটে দুঃখ থাকতো তাহলে এই কথাটা বলতো না। এত আশ্বাসী ভাষাগুলো বলেছিল। মা আমাদের তারা বলছে মেরে দেবে বলছে, আমরা হাতে পাই পড়ছি যে আমাদেরকে মেরে না যাই না, আমরা জাহানের জন্য একটু বেঁচে থাকি। সামনে স্বামীদেরকে মারধর করছে, আমরা পায়াতে সেই দিনটা এলে না, মানে এই ভোটের সময় এলেই তো আমাদের প্রচন্ড ভয়। না না কোনো ভয় করো। इन दर्दनाक आरोपों के बाद चुनाव आयोग ने 5 साल पुराने मामलों में आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए। आयोग के निर्देश पर नंदीग्राम मामले में मुख्य आरोपी समेत 10 आरोपियों की पहचान की गई और बुधवार को 2 को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। सवाल ये उठता है कि इतनी गंभीर घटनाओं में कार्रवाई करने में पुलिस को 5 साल क्यों लग गए।
दूसरी घटना पानीहाटी की है, जहां आरजीकर मेडिकल कॉलेज कांड की पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ, जो कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनके साथ कथित तौर पर टीएमसी समर्थकों ने बदसलूकी की। भाजपा का आरोप है कि सब कुछ सोची समझी साजिश के तहत हुआ। टीएमसी अभी से बोल रहा है देख लूंगा, काट दूंगा, जो आ रहा है ममता बनर्जी खुद डरा रहा है सब। इसलिए आम वोटर का जो हियर साइकोसिस है, डर का माहौल है, इसको खत्म करने का काम इलेक्शन कमीशन को ही करना होगा। नंदीग्राम और पानीहाटी की घटनाएं तो सिर्फ बानगी भर हैं। बंगाल में चुनावी हिंसा और महिलाओं की सुरक्षा आज भी बड़ा सवाल है। ऐसे में निर्भय माहौल में निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग के सख्त कदम बेहद जरूरी हैं। कोलकाता से सौरभ दत्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अविनाशी सीट से भाजपा उम्मीदवार और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि इस क्षेत्र में हुए विकास कार्यों और अविनाशी अथिका डावू परियोजना जैसी बड़ी योजनाओं के कारण उन्होंने ये सीट चुनी है। उन्होंने दावा किया कि तमिलनाडु में डीएमके के खिलाफ गुस्सा है और उनका गठबंधन कमजोर पड़ चुका है। मुरुगन ने विश्वास जताया कि एनडीए 200 से अधिक सीटें जीतकर सरकार बनाएगा और ईपीएस को मुख्यमंत्री बनाकर डबल इंजन सरकार स्थापित करेगा। केंद्र सरकार में मंत्री और अविनाशी से बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर एल मुरुगन जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपने अविनाशी सीट ही क्यों चुनी चुनाव के लिए? वो अविनाशी कॉन्स्टिट्यूंसी है। ये देखो, ये कॉन्स्टिट्यूंसी हमारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आशीर्वाद से हमारा एनडीए पार्टनर एडप्पाडी पळनिसामी जी, पूर्व मुख्यमंत्री, उनका वो एक एरिया, ये गढ़ सीट है उनका, वो अच्छा एरिया है। ये इस एरिया में बहुत काम किया हम किसानों के लिए भी। वो अतिकड़वा अविनाशी स्कीम है, बहुत बड़ा स्कीम लेके आया हमारा एनडीए लीडर ने। वो अभी हम भी मिला ये किसान के लिए, इतना किसान के लोग बहुत खुशी है, उनका धन्यवाद दिया। वो बहुत बड़ा स्कीम लेके आया, इसलिए वो इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लड़ाए। सर, तमिलनाडु का इतिहास रहा है कि डीएमके दोबारा सत्ता में नहीं आती है, लेकिन इस बार डीएमके लगातार कह रही है कि वो दोबारा सत्ता में आएगी। और बीजेपी और एडीएमके का गठबंधन है, कितनी मजबूत आप इस गठबंधन को देखते हो? डीएमके के लिए क्या कहेंगे? आपने भी प्रश्न पूछा, प्रश्न में भी आपका सवाल भी है, आपका जवाब भी है। वो इसमें डीएमके कभी भी नहीं जीतेंगे। इस बार तमिलनाडु लोग के बहुत गुस्सा में, ये तमिलनाडु लोग बहुत गुस्सा में इस डीएमके के सरकार का खिलाफ। डीएमके लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वो टोटल फेलियर है। विमेन का भी, महिला के भी सेफ्टी नहीं है, महिला का सुरक्षा भी नहीं है। इसीलिए डीएमके विल नेवर सरकार में सत्ता में आएंगे नहीं है। उनका गठबंधन भी वीक है, हमारा गठबंधन वेरी स्ट्रांग है। हम सरकार बनाएंगे मई 4 तारीख। सर, केंद्र में आप मंत्री हैं और राज्य हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तमिलनाडु के दौरे किए थे। ऐसे में अगर आप सत्ता में आते हैं, राज्य स्तरीय वो कौन से काम है जो आपके अभी जहन में है, जिनको लेकर आप आगे बढ़ेंगे? अभी हमारा एनडीए पार्टनर है, एनडीए लीडर है, हमारा एडप्पाडी पळनिसामी जी का मुख्यमंत्री बनाएंगे। वो काम है, वो इसमें हम लगातार अभी काम करेंगे। वो उनका काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली डबल इंजन सरकार आ जाएंगे। डबल इंजन सरकार जाएंगे तो ऊपर मोदी जी के आशीर्वाद लेके इधर हमारा एडप्पाडी पळनिसामी जी का सीएम, उनका नेतृत्व में तमिलनाडु का विकास के लिए हम काम करेंगे, तमिलनाडु का डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। वही हमारा। सर, अविनाशी विधानसभा के लिए अगर बात की जाए, कोई ऐसा काम जो आपको लगता है कि विधायक बनने के बाद सबसे पहले आपका फोकस में रहेगा? अभी बोला मैंने, हमारा किसान लोग के में अभी वादा दिया, वो पांडियार स्कीम लेके आएंगे, वो कृषि में एक स्कीम लेके आएंगे। वो ऐसे ही अतिकड़व अविनाशी वाटर स्कीम सेकंड पार्ट का भी प्रियोरिटी के लेके आके उनका इम्प्लीमेंट करेंगे। सर, आखिरी सवाल, कितनी सीट्स मान रहे हैं आप एनडीए की और बीजेपी की? 200, मोर देन 200 सीट हम जीतेंगे। सत्ता में हमारा एडप्पाडी पळनिसामी आएंगे, उनका मुख्यमंत्री बनाएंगे हम। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन। कैमरा पर्सन ललित के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज त्रिपुर। तो जनादेश 2026 के तहत आप देख रहे थे 4 प्रदेश और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरें।
महिलाओं की लोकतंत्र में भागीदारी को नई ऊंचाई देने की दिशा में देश एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लेख के जरिए सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि वो महिला आरक्षण से जुड़े इस महत्वपूर्ण विधेयक को संसद में पारित कराने के लिए एकजुट होकर आगे आएं। संसद का विशेष सत्र 16 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है और अगर ये विधेयक पारित होता है तो लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण का रास्ता साफ हो जाएगा, जो भारतीय लोकतंत्र को और अधिक समावेशी और प्रातिनिधिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अब नजर डालते हैं संसद पर। नारी शक्ति को एक विशेष सम्मान सिर्फ विधेयक पारित होने से मिल रहा है ऐसा नहीं है। इस विधेयक के प्रति देश के सभी राजनीतिक दलों की सकारात्मक सोच होना, ये हमारे देश की नारी शक्ति को एक नई ऊर्जा देने वाली है। एक नए विश्वास के साथ राष्ट्र निर्माण में योगदान देने में नेतृत्व के साथ आगे आएगी। ये अपने आप में भी हमारे उज्जवल भविष्य की गारंटी बनने वाली है। प्रधानमंत्री का ये वक्तव्य उस समय का है जब सितंबर 2023 में संसद ने सर्वसम्मति से नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था। अब साल 2026 में भारत के संसदीय इतिहास में एक बार फिर बड़ा क्षण आने वाला है। 16 अप्रैल को संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसमें महिलाओं के लिए 33% आरक्षण से जुड़े अहम विधेयक पर चर्चा के बाद उसे पारित कराने की कोशिश की जाएगी। इस विषय पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक लेख लिखकर बताया है कि 21वीं सदी की विकास यात्रा में हमारा भारत एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक क्षण की ओर आगे बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में हम अपने लोकतंत्र को और मजबूत करने वाली एक बड़ी पहल के साक्षी बनने वाले हैं। यह ऐसा अवसर है जब समानता, समावेशन और जन भागीदारी के प्रति हमारी राष्ट्रीय प्रतिबद्धता एक नए रूप में सामने आएगी। ये ऐसा समय है जब हमारे देश की संसद को एक महत्वपूर्ण दायित्व निभाना है। उसे ऐसा कदम आगे बढ़ाना है जो हमारे लोकतंत्र को अधिक व्यापक और अधिक प्रातिनिधिक बनाए। संसद का ये निर्णय महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को नई शक्ति देगा और लोकसभा और विधानसभाओं जैसी संस्थाओं में उनका उचित स्थान सुनिश्चित करेगा। पीएम ने अपने लेख में आने वाले त्योहारों का जिक्र करते हुए बताया है कि 11 अप्रैल से महात्मा फुले की 200वीं जयंती के समारोह भी शुरू होंगे। 14 अप्रैल को हम भारतवासी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती मनाएंगे। ये दोनों तिथियां हमें सामाजिक न्याय और मानवीय गरिमा के उन मूल्यों की भी याद दिलाती है जिन्होंने आधुनिक होते भारत की दिशा तय की है। इन्हीं प्रेरणादायी अवसरों के बीच 16 अप्रैल को संसद की ऐतिहासिक बैठक होगी। महिला आरक्षण को लागू करने से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा के बाद उसे पारित कराने के लिए विशेष सत्र बुलाया गया है। हम सभी राजनीतिक दलों को प्रेरित करें, उनका उत्साहवर्धन करें कि वो उमंग के साथ 16, 17, 18 संसद में इस विशेष काम के लिए जब हम मिल रहे हैं तो इसको पारित करें और सब मिल करके इसका जश्न मनाएं। पीएम ने आगे लिखा कि कोई भी समाज तभी प्रगति करता है जब माताओं बहनों को आगे बढ़ने के ज्यादा से ज्यादा मौके मिलते हैं। इसी सोच के साथ बीते 11 वर्षों में महिला सशक्तिकरण के लिए एक अनुकूल माहौल तैयार करने पर जोर दिया गया है। इसके लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं, लेकिन इन सारे प्रयासों के बावजूद भी राजनीति और विधायी संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व समाज में उनकी भूमिका के अनुरूप नहीं रहा है। इस कमी को अब दूर किया जाना चाहिए। पिछले कई दशकों में लोकतांत्रिक संस्थाओं में महिलाओं को उनका उचित स्थान दिलाने के लिए बार बार प्रयास हुए हैं। समितियां गठित की गयीं, विधेयकों के मसौदे प्रस्तुत किए गए, लेकिन वो कभी पारित नहीं हो सके। फिर भी इस बात पर व्यापक सहमति रही है कि विधायी निकायों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए। सितंबर 2023 में संसद ने सर्वसम्मति से नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था। ये मेरे जीवन के सबसे विशेष अवसरों में से एक रहा है। अब जरूरत है कि 2029 के लोकसभा चुनाव और आने वाले समय में राज्यों के विधानसभा चुनाव महिला आरक्षण के प्रावधानों के साथ कराए जाएं। सबकी इच्छा है कि 2029 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तब हमारे देश की नारी शक्ति को जनप्रतिनिधि के रूप में लोकसभा में, विधानसभाओं में 33% स्थान मिलना ही चाहिए।
पीएम ने आगे लिखा कि अब इस निर्णय को और टाला नहीं जा सकता। ये समय सामूहिक संकल्प का है। हमें मिलकर इस कदम के महत्व को समझना है और मिलकर ही इसे साकार करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इसी के साथ अब सभी की नजरें संसद पर होंगी जब 16 अप्रैल से संसद का विशेष सत्र आएगा, जिसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। बढ़ते हैं आगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के उद्देश्य से मॉरिशस के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने 9वें हिंद महासागर सम्मेलन की मेजबानी के लिए मॉरिशस सरकार को बधाई दी और वहां के लोगों का गर्मजोशी भरी मेहमान नवाजी के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। डॉक्टर एस जयशंकर ने बताया कि पिछले 1 वर्ष में भारत और मॉरिशस के बीच साझेदारी में उल्लेखनीय और ठोस प्रगति हुई है, जो दोनों देशों के रिश्तों की गहराई को दर्शाती है। It is, Prime Minister, a real privilege to visit Mauritius once again, and I would like to congratulate you and the government of Mauritius for hosting the 9th Indian Ocean Conference that we will all be attending. I would like to express my sincere appreciation to the warm and gracious people of Mauritius for the generous hospitality extended to me in my delegation. Prime Minister, Excellencies, dear friends, in the span of just over a year, the partnership between our nations has witnessed remarkable and substantive progress. पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरह से सतर्क है। हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है और ईंधन से लेकर दवाइयों तक जरूरी सप्लाई को निर्बाध बनाए रखने के लिए हर स्तर पर समन्वय किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय से लेकर पेट्रोलियम, शिपिंग और रसायन उर्वरक मंत्रालय तक सभी विभाग मिलकर यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि देश के भीतर किसी तरह की कोई कमी या संकट पैदा ना हो। सरकार ने फिर से स्पष्ट किया है कि घबराने की जरूरत नहीं है। देश में सप्लाई चेन मजबूत है। इसके साथ एलपीजी से लदा भारतीय जहाज ग्रीन आशा होर्मुज स्ट्रेट पार कर मुंबई पहुंच चुका है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच भारत सरकार हर स्तर पर हालात पर नजर बनाए हुए है। राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में आयोजित प्रेस वार्ता में विदेश, पेट्रोलियम, शिपिंग और रसायन उर्वरक मंत्रालय के अधिकारियों ने समन्वय और तैयारियों पर जानकारी दी। सरकार ने साफ किया कि स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। External Affairs Minister will pay an official visit to the United Arab Emirates from 11th to 12th April 2026. During the visit, he will meet the leadership of the UAE to review close cooperation and deepen the comprehensive strategic partnership between the two countries. Our Minister of Petroleum is also visiting the region. As you would have seen, he is paying an official visit to Qatar on 9th and 10th April 2026. देश में ईंधन और एलपीजी सप्लाई पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। सरकार के मुताबिक कहीं भी गैस की कमी की स्थिति नहीं है। एक दिन में 51 लाख से ज्यादा सिलेंडर की डिलीवरी की गई है। ऑनलाइन बुकिंग और ओटीपी आधारित डिलीवरी से सप्लाई सिस्टम और मजबूत हुआ है। कमर्शियल और बल्क एलपीजी सप्लाई भी तेजी से बहाल हो रही है। घरेलू यूज़ के लिए एलपीजी की सप्लाई 100% इंश्योर की गई है। हमारे किसी भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। लगभग सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में कंट्रोल रूम सेटअप है, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी सेटअप है और वो लगातार स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं। समुद्री क्षेत्र में भी हालात पूरी तरह सामान्य बताए गए हैं। भारतीय ध्वज वाले जहाज सुरक्षित हैं और पिछले 24 घंटों में किसी भी तरह की घटना सामने नहीं आई है। एलपीजी पोत ग्रीन आशा सुरक्षित भारत पहुंच चुका है। अब तक 1800 से ज्यादा भारतीय नाविकों को सुरक्षित वापस लाया जा चुका है और देश के सभी बंदरगाहों पर संचालन सामान्य बना हुआ है। The Indian flagged vessel LPG, that is LPG filled with LPG, Green Asha, that crossed the Strait of Hormuz on 5th of April 2026 has safely reached JNPA earlier today. फार्मा सेक्टर में पश्चिम एशिया संकट के कारण कई वैश्विक सप्लाई चेन प्रभावित हुई थी, लेकिन इसके बावजूद दवाओं की कीमतों में कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं हुई है। सरकार ने राहत देते हुए करीब 40 पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी घटाकर शून्य कर दी है। प्रोपिलीन, अमोनिया और मेथनॉल जैसे जरूरी इनपुट्स की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है और सप्लाई चेन को बनाए रखने के लिए उद्योग के साथ लगातार समन्वय किया जा रहा है। Pharmaceutical sector
has a very strong value chain linkage with the petroleum and petrochemical sector, particularly in the supply of critical feedstocks and solvents, which are used for manufacturing of drugs and syrups. In view of this interdependence, the government is working in close coordination with the Ministry of Petroleum and Natural Gas and the Department of Chemicals and Petrochemicals. पश्चिम एशिया के हालात पर भारत सरकार लगातार नजर बनाए हुए है और हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि देश में ईंधन, दवाइयों और अन्य जरूरी सेवाओं की आपूर्ति प्रभावित न हो। डीडी न्यूज के लिए दीपक सिंह रावत की रिपोर्ट। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ रहे असर के बीच पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी 2 दिवसीय दौरे पर कतर की राजधानी दोहा पहुंच गए हैं। इस दौरान उनके कार्यक्रम में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा शामिल है। दोहा हवाई अड्डे पर उनका स्वागत कतर में भारत के राजदूत विपुल और कतर एनर्जी के वरिष्ठ अधिकारियों ने किया। हरदीप सिंह पुरी की इस यात्रा को भारत और कतर के बीच ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को और गहरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उम्मीद है कि इस दौरान एलएनजी आपूर्ति, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी बातचीत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। अरुणाचल प्रदेश के कामले, क्रादादी और कुरुंग कुमे जिलों में स्थित 1720 मेगावाट की कमला जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए 26,069.50 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी प्रदान की गई है। परियोजना की अनुमानित पूर्णता अवधि 96 माह है। परियोजना से प्रतिवर्ष 6,870 मिलियन यूनिट स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन होने की संभावना है। In the state of Arunachal Pradesh, with an investment of rupees 26069 crore, this decision reflects the government's strong commitment towards energy security, sustainable development and harnessing India's vast hydropower potential. The 1720 megawatt Kamala hydroelectric project is expected to generate around 6870 million units of clean energy annually. केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल 4 दिवसीय यात्रा पर भूटान पहुंचे। यहां उन्होंने भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे से मुलाकात की। बैठक में दोनों नेताओं ने स्वच्छ ऊर्जा और सतत विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इस दौरान भारत और भूटान ने पुनातसांगचू 2 जल विद्युत परियोजना के टैरिफ दर नियमों पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय मंत्री की यह यात्रा भारत भूटान द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जो ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास सहयोग और मजबूत बनाने के साझा दृष्टिकोण को भी दर्शाती है। वहीं एक अन्य बैठक में केंद्रीय मंत्री ने भूटान के ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन मंत्री लियोनपो जेमशरिंग के साथ जल विद्युत क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने और नवीकरणीय ऊर्जा और क्षेत्रीय विद्युत व्यापार में भविष्य के अवसरों पर चर्चा की। भारत ने म्यांमार में विकास सहयोग की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने आज न्याय पी ताव के साथ एक स्कूल निर्माण से जुड़े सामाजिक क्षेत्र के छोटे विकास परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर का साक्षी बनने पर खुशी जताई। ये परियोजना स्थानीय जरूरतों और आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए म्यांमार के लोगों के हित में भारत की सतत विकास सहायता प्रतिबद्धता को दर्शाती है। पहल के जरिए भारत ने एक बार फिर पड़ोसी देशों के साथ सहयोग और विकास साझेदारी को मजबूत करने का संदेश दिया है। केंद्र सरकार मिशन पोषण 2.0 के तहत 9 अप्रैल से 23 अप्रैल 2026 तक देश भर में 8वां पोषण पखवाड़ा आयोजित करने जा रही है। इस वर्ष का मुख्य विषय जीवन के पहले 6 वर्षों में मस्तिष्क के विकास को अधिकतम करना रखा गया है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने दिल्ली में पोषण पखवाड़े का शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में संचालित मिशन पोषण के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य बच्चों के शुरुआती 3 वर्षों में पोषण और देखभाल को मजबूत करना है।
छोटे बच्चे जब 6 साल तक के बच्चों का ब्रेन 85% ब्रेन डेवलपमेंट 6 साल के उम्र में हो जाता है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी देकर कि हम बचपन में बच्चों का सही ध्यान, सही लालन पालन, देख रेख करें, पोषण का विशेष रूप से ध्यान दें और साथ ही साथ जो स्थानीय यानी श्रीअन्न हो या स्थानीय ऐसे अनाजों का भी हम उपयोग करें कि हमारे बच्चे स्वस्थ हो, सुपोषित हो और हम सुपोषित भारत का जो लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी का है उस लक्ष्य को हम पूरा कर सकें। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भारतीय फुटवियर उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण संवाद किया। इस संवाद के माध्यम से सरकार का लक्ष्य मेक इन इंडिया अभियान के तहत घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और वैश्विक बाजार में भारतीय फुटवियर की हिस्सेदारी को बढ़ाना है। यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि फुटवियर क्षेत्र देश में रोजगार सृजन और निर्यात में एक बड़ी भूमिका निभाता है। इस इंडस्ट्री को और कैसे वाइब्रेंट बनाया जाए जो दुनिया में भारत के शू जा सके, जूते जा सके। दुनिया में कई लोग हैं ऐसे जो लेदर नहीं पहनते, क्या उनका अल्टरनेटिव वीगन लेदर के रूप में आएगा? भारत और श्रीलंका के बीच स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग को नई मजबूती मिली है। श्रीलंका के स्वास्थ्य एवं जनसंचार मंत्री डॉक्टर नलिंदा जयतिस्सा ने दिल्ली में विदेश मंत्रालय का दौरा किया, जहां उन्होंने भारत की प्रमुख डिजिटल हेल्थ पहलों की जानकारी प्राप्त की। इस दौरान विदेश मंत्रालय में आयोजित प्रस्तुति में CDAC और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने ई-संजीवनी और हेल्थ कियोस्क जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए अंतिम छोर तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के भारत के मॉडल को साझा किया। भारत की मजबूत डिजिटल हेल्थ प्रणाली को श्रीलंका के साथ साझा करने की इस पहल को द्विपक्षीय सहयोग के महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। बेंगलुरु में 2 दिवसीय त्रिसेवा संगोष्ठी रण संवाद का आयोजन किया गया। सम्मेलन में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी और तीनों सेनाओं के शीर्ष कमांडर्स ने युद्ध से सीखे जा सकने वाले अनुभवों पर चर्चा की। बेंगलुरु में चल रहे रण संवाद का सेकेंड एडिशन, वो कॉन्क्लेव जो कि हमारे तीनों फौजों का एक ज्वाइंट कॉन्क्लेव है, वो एक बहुत ही एप्ट समय यानी ऑपरच्यून समय पर हो रहा है। इस कॉन्क्लेव की थीम है मल्टी डोमेन ऑपरेशंस, और जो अभी जंग अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच में चल रही है, उसमें अमेरिका ने सिर्फ लैंड यानी धरती, हवा और समुद्र का ही नहीं बल्कि और डोमेन्स जैसे कि साइबर, स्पेस और कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज का भी इस्तेमाल किया। कॉग्निटिव यानी AI या इंटेलिजेंसाइज्ड वॉरफेयर जिसको बोलते हैं। हमारे आर्मी चीफ, नेवी चीफ और इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के चीफ ने बताया कि उन्होंने इस ऑलमोस्ट 1 महीने लंबी जंग से क्या सबक लिए हैं, यानी कि आत्मनिर्भरता और इंटीग्रेशन या जॉइंटमैनशिप। मेरे एक सवाल के प्रश्न के उत्तर में नेवी चीफ ने साफ कहा कि भारतीय नौसेना ने ओमान की खाड़ी में अमेरिका के नेवल ऑपरेशंस या नौसेना के एक्शंस पर बिल्कुल चील जैसी नजर बना रखी थी, लेकिन सबने एक बात मानी कि एडवांस्ड डीप टेक्नोलॉजी का फ्यूजन यानी मिलन वेपन्स और सेंसर्स के बीच में वही समय की मांग है। कैमरा पर्सन कादर शरीफ और टीम के साथ बेंगलुरु से मैं नंदिता डागर, DD न्यूज के लिए। हिंद महासागर में भारत मालदीव की समुद्री साझेदारी और मजबूत हुई है। भारतीय नौसेना का जहाज INS सुनैना 8 अप्रैल को माले से रवाना हुआ। इस दौरान भारतीय नौसेना और मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्स के बीच पेशेवर और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए। रवाना होते समय जहाज ने MNDF कोस्ट गार्ड के पोत गाजी के साथ पैसेज एक्सरसाइज की, जिससे दोनों देशों के बीच ऑपरेशनल तालमेल और बेहतर हुआ। इस दौरान कमांडिंग ऑफिसर कमांडर सिद्धार्थ चौधरी ने MNDF के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर संयुक्त प्रशिक्षण और रणनीतिक सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। यह दौरा भारत और मालदीव के बीच मजबूत समुद्री संबंधों और क्षेत्रीय सुरक्षा के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। और आपको बता दें कि प्रकाशन विभाग ने एक तरीके से
अपनी प्रमुख पुस्तकों और पत्र पत्रिकाओं को डिजिटल माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। विभाग की प्रमुख पत्रिकाएं योजना, कुरुक्षेत्र, आजकल और बाल भारती के साथ ही साप्ताहिक रोजगार समाचार अब प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर निःशुल्क उपलब्ध हैं। इस पहल का उद्देश्य देश भर के पाठकों को विश्वसनीय और उपयोगी सामग्री तक आसान पहुंच देना है। इन पत्रिकाओं में सामाजिक आर्थिक मुद्दों, ग्रामीण विकास, साहित्य और शिक्षा पर गहन सामग्री मिलती है, जबकि एम्प्लॉयमेंट न्यूज रोजगार से जुड़ी अहम जानकारी प्रदान करता है। प्लेटफॉर्म पर भारत ईयर बुक समेत 227 ई बुक्स भी मुफ्त उपलब्ध कराता है। अप्रैल के अंत तक करीब 300 और ई बुक्स जोड़ी जाएंगी। इसके अलावा 524 प्रिंट किताबें भी ऑनलाइन खरीदी जा सकती हैं, जिससे डिजिटल और पारंपरिक दोनों माध्यमों से पढ़ने की सुविधा मिलेगी। उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में स्थित गोवर्धन धाम में श्रद्धालुओं को प्रशासन द्वारा आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। परिक्रमा मार्ग को बेहतर, सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं। देखिए डीडी न्यूज की संवाददाता डॉक्टर सुयश शर्मा की एक खास रिपोर्ट। भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली गोवर्धन धाम की परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं को प्रशासन हर प्रकार की आधुनिक सुविधाएं देने के लिए तत्पर है। गोवर्धन परिक्रमा मार्ग का स्वरूप तेजी से बदल रहा है और श्रद्धालुओं को मनोरम व्यवस्था उपलब्ध हो रही है। हमारे गोवर्धन को आप देख ही रहे हैं किस तरह से सजाया गया है। गिरिराज जी की महिमा को पूरे विश्व में बढ़ाया गया है। मैं हर महीने आती हूँ, पर अब काफी यहाँ पे बदलाव है साफ सफाई के हिसाब से। यहाँ कुसुम सरोवर पर फसाड लाइटिंग के साथ लाइट एंड साउंड शो की व्यवस्था की गई है, जिससे रात्रि में श्रद्धालुओं को भव्य एवं सुंदर दृश्य देखने को मिल रहे हैं। वहीं मानसी गंगा क्षेत्र में भी फसाड लाइटिंग का कार्य तेजी से कराया जा रहा है। पूरे गोवर्धन 21 किलोमीटर में कहीं भी रुकने के लिए, देखने के लिए कोई भी जगह नहीं थी अच्छी। जो आज ये कुसुम सरोवर है, सब फैमिली के साथ आते हैं, लोग वक्त देखते हैं। साउंड सिस्टम भी हो गया है, लाइटिंग भी है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए गोवर्धन में मल्टी लेवल कार पार्किंग का निर्माण किया गया है। पेयजल सुविधा के लिए बड़ी परिक्रमा मार्ग पर 9 स्थानों और छोटी परिक्रमा मार्ग पर 8 स्थानों पर स्वच्छ एवं शीतल जल आपूर्ति की व्यवस्था की गई है। जो सरकार काम कर रही है वो अच्छा काम कर रही है। यह परिक्रमा में गड्ढे वगैरह भरे जा रहे हैं। शासन ने बहुत अच्छी सुविधाएं की हैं और मैंने इतना अच्छा बदलाव पहले कभी नहीं देखा। गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए जन सुविधाओं का भी कार्य जारी है। परिक्रमा मार्ग पर 6 सामान्य टॉयलेट, 2 पिंक टॉयलेट के साथ मानसी गंगा, जतीपुरा, उदयपुर और राधा कुंड में टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर बनाए गए हैं। इसके साथ ही संपूर्ण परिक्रमा मार्ग पर CCTV कैमरे और वाईफाई सुविधा का कार्य भी किया गया है। प्रशासन के द्वारा किए गए इन विकास कार्यों से गोवर्धन धाम आने वाले श्रद्धालुओं को न केवल बेहतर सुविधा और सुरक्षा मिलेगी, बल्कि साथ ही बेहतर स्वच्छता भी देखने को मिलेगी। जब श्रद्धा, आस्था, विश्वास, परंपरा ये सभी, उसके साथ में अगर सुरक्षा भी मिल जाती है तो यकीनन सोने पे सुहागा हो जाता है। और ये यहाँ पर हमें चरितार्थ होता हुआ नज़र आ रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो यहाँ पर तमाम, चाहे वो मानसी गंगा की सुंदरता कहें या लाइट एंड साउंड शो कहें या सरोवर की खूबसूरती कहें या फिर आप परिक्रमा मार्ग पर चलने पर जिस तरीके से पिंक टॉयलेट्स बनाए गए हैं, महिलाओं की तमाम ऐसी सुविधाएँ जो सरकार की तरफ से यहाँ दी जा रही हैं, यकीनन काबिले तारीफ है। और आगे जाकर ये पूरा संदेश न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में दिया जा रहा है कि भारत अपनी संस्कृति और सभ्यता को आधुनिकता के साथ हाथ थामे हुए कैसे आगे बढ़ रहा है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, DD न्यूज़, गोवर्धन धाम।
दिल्ली स्थित गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय का 18वां दीक्षांत समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, विश्वविद्यालय के कुलपति महेश वर्मा, डीयू के कुलपति योगेश सिंह समेत तमाम लोग मौजूद रहे। दीक्षांत समारोह के दौरान कुल 26,649 विद्यार्थियों को डिग्रियां और 76 गोल्ड मेडल दिए गए। इस साल यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने वाले विद्यार्थियों में 70% भागीदारी महिलाओं की रही, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा संदेश है। ग्रेट डे ऑफ सेटिस्फैक्शन कि हम लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को डिग्री दी है। हमने आज 26,649 डिग्री हमने दी है और ये बच्चे जो है ये प्रोफेशनल्स हैं, हमारे टेक्निकल बच्चे हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज के बच्चे, ये बाहर निकल के समाज की सेवा करेंगे, देश को विकसित करेंगे और जो विकसित भारत का हमारा सपना है 2047 का, उसको पूर्ण करेंगे। ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित मिशन शक्ति भवन में आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री प्रवती परिदा ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस विशेष प्रशिक्षण अभियान की शुरुआत की। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को आत्मरक्षा के कौशल से प्रशिक्षित करना, उनका आत्मविश्वास बढ़ाना और उन्हें सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाना है। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि महिलाओं का सशक्तिकरण केवल आर्थिक आजादी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनकी सुरक्षा, गरिमा और आत्मविश्वास भी उतना ही आवश्यक है। इस दौरान कार्यक्रम में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया किशोर राहतकर भी मौजूद रहीं। उन्होंने इस पहल को महिलाओं के समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। ये कार्यक्रम मिशन शक्ति विभाग द्वारा NCW के सहयोग से लागू किया जा रहा है। इसका उद्देश्य सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को आत्मरक्षा और व्यक्तिगत सुरक्षा का प्रशिक्षण प्रदान करना है। पायलट चरण में ये कार्यक्रम 5 जिलों, जिसमें खोर्धा, कटक, पुरी, केओंझार और गंजाम के 5,000 सदस्य शामिल हैं। इस पहल का लक्ष्य महिला नेतृत्व वाले विकास की नींव को मजबूत करना है। भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौशल को बढ़ावा देने की दिशा में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज ने राष्ट्रीय स्तर पर AI स्किल हाउस नामक मुफ्त AI फाउंडेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है। यह पहल छात्रों, डेवलपर्स, क्रिएटर्स और कामकाजी पेशेवरों को भविष्य के अनुरूप AI स्किल्स से लैस करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। तेजी से बदलती तकनीक में दुनिया के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विभिन्न उद्योगों और करियर के स्वरूप को बदल रहा है। ऐसे में ये कार्यक्रम AI की बुनियादी समझ को आसान और सुलभ बनाने पर केंद्रित है। इसमें प्रतिभागियों को प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स, रियल वर्ल्ड समस्याओं और एक्सपेरिमेंट के जरिए सीखने का अवसर मिलेगा। ये प्रोग्राम सिर्फ सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि लर्न बाय डूइंग मॉडल पर आधारित है, जिससे प्रतिभागी वास्तविक उपयोग के जरिए AI को समझ सकें। ये कोर्स छात्रों, प्रोफेशनल्स और क्रिएटर्स सभी के लिए उपलब्ध है। और इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।